प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद के जो हार्मोनल चेंजेस है, जो हमारे मेंटल हेल्थ में और हमारे हीलिंग को बहुत डिफाइन करते हैं, है ना। तो हम बहुत अच्छे से हमारे मेंटल हेल्थ को समझ पाएंगे, हमारे इमोशनल वेलबींग को समझ पाएंगे, अगर हम हमारे हॉर्मोन्स को फिलहाल बायोलॉजिकली भी समझ पाएंगे। तो प्रेगनेंसी से पहले हमारी जो साइक्लिकल रिदम होती है वो बहुत नॉर्मली चलती है कि मंथली जो हमारी हॉर्मोन्स होते हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के हिसाब से चलते हैं। जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हमारे हॉर्मोन्स राइज होते हैं और फिर वो फॉल हो जाते हैं, राइट। सो देयर इज दोस 5 7 10 डेज जहाँ पे एक राइज होता है और फिर फॉल होता है, एंड दैट्स हाउ द एक पूरी साइकिल होती है, वेयर द साइकिल हैज टू रन अकॉर्डिंगली। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स इंक्रीज एकदम ड्रामेटिकली, मतलब एकदम शूट हो जाते हैं, इस कदर शूट हो जाते हैं कि अम, जो ग्राफ होता है ना, अगर हम अगर हम नॉर्मल विदाउट प्रेगनेंसी या बिफोर प्रेगनेंसी देखें, तो अगर हमारी नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है उसके दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का राइज और फॉल देखें, तो वो ऐसे राइज और फॉल हो रहा है, राइट। एंड इट इज विद इन दिस ग्राफ. I should have had the graph in the PPT, but because we don't, it is in this graph. But during pregnancy, the hormones are such that वो इतने ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, शूट हो जाते हैं कि वो ग्राफ से ही बाहर निकल जाते हैं, राइट। सो द द शूट ऑफ दोज हॉर्मोन्स आर सो हाई कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट। अब अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का रोल देखें, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अपने अपने रोल्स है। ईस्ट्रोजन मूड स्टेबिलिटी, एनर्जी, हमारे कॉग्निटिव शार्पनेस और इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस का रोल प्ले करता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, उसको काम करता है। मेलेटोनिन को काफी वो करता है, मतलब हमें नींद भी देता है, हमारी बॉडी को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, which means that um, it helps the uterus in also in a way, right? So basically दोनों अपने अपने roles करते हैं. So the body is used to these fluctuations. Our uterus, हमारा जो uterus है वो आदी हो जाता है कि यही हमें पूरे महीने करना है, तो उसको आदत होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि ये दोनों हॉर्मोन्स भी एकदम शूट हो जाते हैं, हमारे पूरे शरीर को उस साइकिल को एकदम आउट ऑफ द ब्लू परफॉर्म करना हो जाता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा बनता है, वो प्लेसेंटा जो है वो हॉर्मोन्स की फैक्ट्री होता है, right? So all these hormones, estrogen, progesterone, and all the other hormones that we are also going to talk about, वहां पे ये सारे हॉर्मोन्स बनना और वहीं पे ये हॉर्मोन्स का घर हो जाता है, राइट। सो प्लेसेंटा इज द प्लेस जहाँ पे ये सारे हॉर्मोन्स रहते हैं, बनते हैं और अपना काम करते हैं। नाउ जो सबसे ज्यादा मेजर हॉर्मोन्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है और प्रोलैक्टिन होता है। अब इसमें कॉर्टिसोल भी होता है और ऑफ कोर्स बहुत सारे और भी हॉर्मोन्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारे मेंटल हेल्थ को बहुत सिग्निफिकेंटली डिफाइन करते हैं। इनका बढ़ना, इनका कमतर हो जाना हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी फिजिकल हेल्थ को एक बहुत सिग्निफिकेंट अप और डाउन या हाई या लो देता है, राइट। तो एक ऑक्सीटोसिन होता है जिसको हम बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं।
इसका काम ज्यादातर बेबी के साथ कनेक्ट करना होता है। अ, चाहे वो प्रेगनेंसी के दौरान है या पोस्टपार्टम है, जब बेबी का आ जाना है, डिलीवरी के बाद है, लेबर के दौरान कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से है, या जब मिल्क प्रोडक्शन के टाइम पे है, या दूध का शुरू हो जाना है, बच्चे के साथ का जो अटैचमेंट है उसका है। राइट। ऑक्सीटोसिन सबसे ज्यादा काम तब करता है या सबसे ज्यादा बनता तब है जब हमें द मदर फील्स सेफ, जब माँ को सबसे ज्यादा सेफ्टी महसूस होती है, सिक्योरिटी महसूस होती है अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से, तब सबसे ज्यादा ऑक्सीटोसिन बनता है। जब माँ खुश है, माँ को लगता है कि उसका बच्चा खुश है, उसके आसपास के लोग खुश है, उसको सेफ्टी महसूस हो रही है, उसको लग रहा है कि मेरे आसपास सब ठीक है, मैं आराम से सो सकती हूँ, मैं आराम से खा सकती हूँ, मुझे अच्छा खाना पीना मिल रहा है, मैं हील कर पा रही हूँ, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, तब ऑक्सीटोसिन बनता है। अगर माँ को सेफ्टी फील नहीं हो पाती है तो ऑक्सीटोसिन बनना कम हो जाता है। राइट। और अगेन, अगर ऑक्सीटोसिन बनना बंद हो रहा है या कम हो जाता है, दैट अफेक्ट्स द अटैचमेंट, दैट अफेक्ट्स बॉन्डिंग, विच मीन्स कि हम बच्चे के साथ अटैच नहीं कर पाते हैं, हम बच्चे के साथ बॉन्ड नहीं कर पाते हैं। एंड अगेन दैट लीड्स टू एवरीथिंग, जहाँ पे अ, हमारा बच्चे के साथ का जो कनेक्शन है, सिक्योर्ड अटैचमेंट जो बच्चा हमारे साथ महसूस करता है, उसका कम हो जाना है, वो सारी चीजें वहां से शुरू होती है। ऑल्सो, अगर ऑक्सीटोसिन कम हो रहा है तो दैट ऑल्सो बिगिंस टू अफेक्ट प्रोलैक्टिन, क्योंकि ऑक्सीटोसिन कम है तो हमारा दूध जो बन रहा है या दूध का शुरू होना है वो भी कम हो रहा है, या वो भी अभी तक शुरू नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि प्रोलैक्टिन भी अपना काम नहीं कर पा रहा है। राइट। सो एक हार्मोन की वजह से दूसरा हार्मोन और तीसरा हार्मोन या चौथा हार्मोन, उन पूरी साइकिल्स का अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एम आई मेकिंग सेंस यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है या किसी को कोई, इज इट ऑल क्लियर? हुमेरा, सानिया, साजदा, मिनाज? अभी तक स्क्रीन पे सिर्फ यही लोग दिख रहे हैं मुझे। जी हामिदा, आप आगे बढ़िए। किसी को कुछ सवाल रहा तो बाद में पूछ लेंगे, लोग चैट बॉक्स में भी लिख देंगे। ठीक है, ओके। द अदर हार्मोन जो हम बात कर रहे हैं फिलहाल इज प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इतना ज्यादा बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जिसकी कोई, अगेन, ऑफ द चार्ट्स। राइट, ऑफ द चार्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और एक प्रोजेस्टेरॉन ही है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन होती है। राइट। तो जब हम मिसकैरेजेस की बात करते हैं या जब हम अबॉर्शंस की बात करते हैं, उन उन उस दौरान प्रोजेस्टेरॉन है, जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का ड्रॉप होना मिसकैरेजेस की एक रीजन हो सकती है। सो ऑफ कोर्स द रीजन इज दैट, बट वन ऑफ द रीजन इज ऑल्सो दैट के whatever the primary reason is, प्रोजेस्टेरॉन जब ड्रॉप हो जाता है तो मिसकैरेज कैन बी द रीजन। सो प्रोजेस्टेरॉन का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरॉन मसल्स को रिलैक्स रखता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को काम रखता है। राइट। पर इतना ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन जब हाई रहता है, राइट, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा हाई रहता है, उसका ब्रेन फॉग, जो बहुत ज्यादा नींद आना, बहुत ज्यादा थकान रहना, इमोशनली बहुत सेंसिटिव रहना, बहुत वल्नरेबल रहना, is also one of the reason for one of the reason that we all feel that those symptoms pregnancy के दौरान, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज्यादा हाई रहता है। ईस्ट्रोजन
अगेन ईस्ट्रोजन भी वही है जो बहुत ज्यादा हाई रह जाता है। अब ईस्ट्रोजन के सबसे ज्यादा सबसे मेन रोल यही होता है कि बेबी के डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा रोल है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, तो हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी काम करता है, और हमारा ब्लड जो है वो बेबी तक का पहुंचाना, प्लेसेंटा तक पहुंचाना भी उसका वो भी काम रहता है। राइट, सो हमारा palpitations वगैरह, दैट इज एवरीथिंग दैट ईस्ट्रोजन डज। यूट्रस का ग्रोथ, यूटराइन वॉल का ग्रोथ, वो सारी चीजें ईस्ट्रोजन का काम होता है। इमोशनल सेंसिटिविटी हमारी जो है, प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ना, इमोशनल सेंसिटिविटी उसकी वजह से भी बढ़ती है, ईस्ट्रोजन की वजह से भी बढ़ती है। सो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू इमोशनल सेंसिटिविटी। बट उसकी वजह से अगेन इमोशनली बहुत ज्यादा फील करना, फीलिंग इमोशनली बिगर, बहुत आसानी से रोना, हर चीज को लेके बहुत सेंसिटिव होना, इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन अगेन। प्रोलैक्टिन, वी ऑल नो कि प्रोलैक्टिन का काम मिल्क प्रोडक्शन, बिकॉज इट इज अ मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, वो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। जितने भी ज्यादा हमारे नर्चरिंग बिहेवियर्स है, राइट, जो हम मदर इंस्टिंक्ट्स की बात करते हैं ना, वो मदर इंस्टिंक्ट्स जो आते हैं, बच्चे को निहारना, बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करना, या जो भी है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन से आते हैं। राइट, तो अगेन बच्चे के जितने भी ज्यादा क्यूज है, वो रो रहा है, उसको कुछ चाहिए, वो फू का जो भी करता है, जो क्यूट क्यूट उसके बच्चे के नॉइजेस होते हैं, वॉइसेस होते हैं, वो सारे क्यूज का जो रिस्पॉन्सिवनेस जो मदर को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट टू से दिस आउट लाउड, कि बहुत बार माँ को समझ में नहीं आता है कि वो एक्चुअल बच्चा मांग क्या रहा है, चाहता क्या है। समझना, बच्चे को भूख लगी है, बच्चे को डायपर चेंज करवाना है, गीला हो गया है, बच्चे को नींद आ रही है, क्या हो रहा है, वो समझ में नहीं आता है। बट बिकॉज द हार्मोन इज मेकिंग द मदर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट नॉइज, है ना, क्योंकि प्रोलैक्टिन मेरे अंदर एक्टिव है और बहुत ज्यादा है। मेरे बाकी लोगों से बच्चा रोएगा, मेरा बच्चा रोएगा तो मैं सबसे ज्यादा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मेरे अंदर प्रोलैक्टिन है। राइट, तो मैं जो उसको रिस्पॉन्ड करूंगी, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोलैक्टिन ऑल्सो। नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट हेल्प्स अस क्रिएट दैट बॉन्ड। शुरू शुरू के जो 2 साल है, जहां हम बच्चे को दूध पिलाते हैं, तो वो जो ये जो हॉर्मोन्स है, वो हमें सपोर्ट करते हैं कि हम बच्चे के साथ वो बॉन्ड फॉर्म कर सके। ये हॉर्मोन्स हमें हेल्प करते हैं कि हम बच्चे के साथ वो कनेक्शन बिल्ड कर सके, हम बच्चे को समझ सके, बच्चे के साथ वो I don't know how if this is going to make sense, but we understand the child in a way कि हम बिल्ड कर सके वो ब्रिज, के बच्चे की जरूरतें, बच्चे की जो ख्वाहिशें है, वहां पे हम कहीं बीच में आ सके। राइट, आई डोंट नो इफ दिस मेक सेंस, पर ये एक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन है, जो हमें मदद करता है कि हम बच्चे के साथ रिस्पॉन्सिवनेस और अटैचमेंट और बॉन्ड कर सके। प्रोलैक्टिन जब हाई होता है, तब इमोशनली फोकस बच्चे के ऊपर ज्यादा होता है, बच्चे के ऊपर हम ज्यादा ध्यान भी दे पाते हैं, और बच्चे के साथ बच्चे से जब हम जुदा होते हैं, अलग होते हैं, तब जो रोना है या उसके बारे में ज्यादा सोचना है, जो सेंसिटिविटी है सेपरेशन से, दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम प्रोलैक्टिन। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टुडे सेशन इज, ये सारे जो हॉर्मोन्स है जो प्रेगनेंसी के दौरान है और प्रेगनेंसी के बाद इनका जो रोल है पोस्टपार्टम,
जब प्लेसेंटा निकल जाता है, जब बच्चा डिलीवर हो जाता है और साथ में प्लेसेंटा भी निकल जाता है, तो वो जो हमारी पूरी हार्मोन की फैक्ट्री है जो बाहर निकल गई है, तो जितने सारे हॉर्मोन्स ऑलरेडी शरीर में थे और बच्चे की वजह से प्लेसेंटा के अंदर थे, वो सारे भी निकल गए हैं। तो हमारा जितना भी जितने सारे हॉर्मोन्स हमारे शरीर में थे, ऑफ द चार्ट्स थे, वो वापस ऑफ द चार्ट्स थे, वो वापस एकदम सडन ड्रॉप हो गए हैं। राइट। तो ये जो सडन हार्मोनल ड्रॉप होती है, वो सडन ड्रॉप जितना 9 महीने हमें लगे हैं ग्रेजुअली अडेप्ट होने में, तो इसको ग्रेजुअल बोल रहे हैं क्योंकि हमें 9 महीने लगते हैं बच्चे के साथ, वो बच्चे के साथ, बम के साथ, वो उस ट्रांजिशन के साथ कि बच्चा होने वाला है या बच्चा है या हॉर्मोन्स है या इमोशनल सेंसिटिविटी है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सारे 9 महीने का जो ट्रांजिशन है वो ड्रॉप हो जाता है। राइट। तो ये जो ड्रॉप है वो इट्स कॉल्ड द बिगेस्ट हार्मोनल शिफ्ट जो कोई भी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में एक्सपीरियंस करता है। राइट। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हार्मोनल शिफ्ट्स। और ये जो हार्मोनल शिफ्ट है, इमोशनली बहुत सारी चीजें ला सकता है अपने साथ, है ना। क्राइंग स्पेल्स, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, इमोशनली बहुत सारी चीजें एक साथ महसूस करना, अपने साथ अपने खुद को पहचान ना पाना, एटलीस्ट कुछ शुरुआत के कुछ दिन, कुछ कुछ हफ्ते तो बहुत मुश्किल होते हैं। जो 40 दिन का जो पीरियड होता है, जो ऑलमोस्ट आई थिंक हर जगह होता है, 40 days ऑफ दैट पीरियड इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी वुमेन। राइट। तो जो पूरी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, जो इमोशनल ओवरवेलनेस होता है, शुरू शुरू में वी कॉल इट बेबी ब्लूज। राइट। इट्स कॉल्ड बेबी ब्लूज। बट इमोशनली ये सारी चीजें एक्सपीरियंस होती है। एंड अ लॉट ऑफ मदर्स, जो मदर्स बहुत खुश होते हैं कि दे आर एक्सपेक्टिंग द बेबी, दे आर वेरी हैप्पी टू बी मदर्स, दे लव द बेबी, दे हैव ऑलवेज वांटेड अ बेबी, दे आर वो मदर्स भी इन बेबी ब्लूज को एक्सपीरियंस करती है। राइट। और ये बहुत कॉमन होते हैं, बहुत टेम्पररी होते हैं, और हार्मोनल होते हैं। क्योंकि वो हार्मोनल ड्रॉप होता है, ये बेबी ब्लूज उस हार्मोनल ड्रॉप की वजह से होता है। राइट। मीनवाइल, इवन दो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन फॉल, प्रोलैक्टिन, क्योंकि बच्चे को अभी भी दूध पिलाना है, प्रोलैक्टिन हमेशा हाई ही रहता है। अगर हम ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो प्रोलैक्टिन रहने ही वाला है, और प्रोलैक्टिन रहने वाला है तो ऑक्सीटोसिन तो रहने ही वाला है। राइट। बिकॉज बेबी बेबी के साथ बॉन्ड रहने वाला है, बेबी को दूध जो बनना शुरू होगा वो ऑक्सीटोसिन से ही होने वाला है, एंड देन द प्रोलैक्टिन विल कंटिन्यू फॉर्मिंग द मिल्क। राइट। दिस कीप्स द बॉडी फोकस्ड ऑन फीडिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू द बेबी। अब ऑक्सीटोसिन जो है वो बिल्कुल ऑक्सीटोसिन बिल्कुल वेव्स की तरह चलता रहता है ड्यूरिंग द होल पोस्टपार्टम पीरियड। तो कभी वो हाई रहता है, कभी वो लो हो सकता है। तो जब बच्चे को दूध पिलाना है, जब बच्चे को टच करना है, बच्चे को हम चेंज कर रहे हैं, बच्चा हंस रहा है, बच्चा सो रहा है, तो हम जब बच्चे को देख रहे हैं, उसको सहला रहे हैं, उसको वो जो बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स होते हैं, तब ऑक्सीटोसिन बहुत हाई होता है हमारे अंदर। बट when the baby is sleeping or when we are also sleeping and
वी डोंट फील अ लॉट ऑफ कनेक्ट विद द बेबी, तब जो है ऑक्सीटोसिन एकदम लो होता है। सो ऑक्सीटोसिन का भी वही काम होता है कि जब आप बच्चा आपके बहुत नजदीक होता है फिजिकली, तब ऑक्सीटोसिन हाई रहता है। अदरवाइज इट ऑल्सो मेक्स द बेस्ट यूज कि वो अपने आप कम हो जाता है। तो बिकॉज बच्चा आपके नजदीक होता है और वो हाई होने लगता है, तो आपके अंदर वो जो मोहब्बत की, अटैचमेंट, बॉन्डिंग वाले जो जज्बात है वो अपने आप नेचुरली आने लगते हैं। सो ये बहुत ही नेचुरल ऑर्गेनिक चीज है जो अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब बच्चा आपके नजदीक फिजिकली आ रहा है, जब आप उसको फीड करा रहे हो, जब आप उसको देख रहे हो, जब आप उसको टच कर रहे हो, उसको चेंज करा रहे हो, तो ऑक्सीटोसिन अपने आप वो आपके शरीर के अंदर बढ़ रहा है। आपको और प्यार आ रहा है बच्चे पे, आप और अटैच हो रहे हो। लेकिन जब वो आपसे दूर हो, आपसे दूर है, किसी और के पास है, तो आप नॉर्मली हो रहे हो। तो ये जो आपकी इमोशनल इंटेंसिटीज है वो काफी वेव्स के अंदर हो रही है, राइट। अब इसमें um, सबसे ज्यादा जो आई थिंक all of us experience something which is sleep, right? Since the first day of pregnancy. I don't know, a lot of mothers say कि मदर्स मतलब हमारी माएं, हम तो नहीं, हमारी माएं कहती है कि बच्चा आ जाएगा उसके बाद तो सोने नहीं मिलेगा, तो प्रेगनेंसी में सो जाओ। बट प्रेगनेंसी में भी सोना नहीं मिलता है, फॉर व्हाटसोएवर रीजन, आई डोंट नो who are the mothers who sleep during pregnancy. I couldn't sleep during pregnancy also a lot. So during pregnancy, after pregnancy, sleep deprivation is very real, and it changes the way your brain functions, right? And postpartum, there was a research जो हुई थी, और बहुत ही क्लियरली उस रिसर्च में ऐसा बताया गया था कि ये मैंने अपने मास्टर्स के दौरान पढ़ी थी रिसर्च कि एक प्री प्रेगनेंसी माँ के अंदर और पोस्ट प्रेगनेंसी माँ के अंदर जो ब्री FMRI, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल FMRI। यस, फंक्शनल। हाँ, यस 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 यस। तो FMRI जब उन्होंने करी थी, तो जो ग्रे मैटर है ब्रेन के अंदर, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होता है दोनों माओ के अंदर। सो द सेम वुमन प्री प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी had significant change in the gray matter of the brain. So sleep deprivation actually changes a lot of ways in which your brain functions, right? क्योंकि आप बहुत फ्रैगमेंट्स में सो रहे हो, आपका बच्चा कितनी बार उठ रहा है, कितनी बार दूध पी रहा है, आप सुलाते हुए उसको दूध पिला रहे हो, बट यू आर नॉट एक्चुअली स्लीपिंग। आप सो रहे हो बट आपका बच्चा कैसे आवाज निकाल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं, आप इतने अलर्ट हो, इतने विजिलेंट हो कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आराम से सोना है कि नहीं सोना है। यू हैड a normal delivery, a C-section, your whatever your delivery trauma experience had been, उससे आप हील कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, वो कैसा था, वो सारी चीजें आपके स्लीप को इतना इतना क्लियरली, इतना क्रूशली डिफाइन करता है। और उसके बाद जब ये छोटा बच्चा, जिसकी अपनी अभी खुद स्लीप साइकिल बनी ही नहीं है, का स्लीप शेड्यूल इतना डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रक्ट हो जाता है, सो इट डेफिनेटली चेंजेस हाउ योर ब्रेन had its own way of understanding your own sleep schedule, right? And it affects आप जिस तरीके से uh, हम नॉर्मली, मतलब आई एम अ मदर नाउ, तो मैं तो नींद अच्छे से भूल ही गई हूँ, बट बिफोर नूर
जब एक दिन एक रात ठीक से सो नहीं पाते हैं तो हमें पता है कि एक दिन एक रात अच्छे से नींद ना आने पे दूसरे दिन हमारी क्या हालत होती है. सो विद अ चाइल्ड, विद अ बेबी, वी नो कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, कुछ लोगों के लिए तो 4 साल, 5 साल, डिपेंडिंग के बच्चा स्कूल जाना शुरू हुआ है कि नहीं, क्या सिचुएशन है क्या नहीं, इतने लंबे अरसे तक स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से कितना लंबा इफेक्ट हो सकता है. राइट. तो चाहे वो पेशेंस है, चाहे वो इमोशनल रेगुलेशन है, चाहे वो मेमोरी के ऊपर जो असर है, चाहे वो आई थिंक हम जो माए हैं, वी आर ऑलवेज अवेक. हम रात को सो रहे हैं फिर भी हम हमेशा बस विजिलेंट है, एकदम हाइपर अलर्ट ही रहते हैं. सो स्लीप इज समथिंग दैट इज अफेक्टेड. So it's not something that is just a mental adjustment, right? कि बस कोई एक बच्चा आ गया है, उसको अपनी जिंदगी में एडजस्ट करना है, हॉर्मोनली, न्यूरोलॉजिकली, फिजिकली, अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने इमोशनली उसको बस फिक्स करना भी नहीं, उसको अपनी जिंदगी में एम्ब्रेस करना इज सच अ ऑनेस्टली इट इज सो क्रूशल. इतना मुश्किल काम है ये, इतना मुश्किल, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ये एडजस्टमेंट भी नहीं है. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कम से कम इंडियन सोसाइटी में हम इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि बच्चा होने के बाद एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है. एंड राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट हॉर्मोन्स, लेकिन हॉर्मोन्स के अलावा, राइट, द होल पार्ट इसके हॉर्मोन्स के अलावा, ये सिर्फ हमारे हॉर्मोन्स, हमारे शरीर जो हमारी डिलीवरी किस हिसाब से हुई है उसका डिस्कशन है. लेकिन हमारी सोसाइटी में मदरहुड क्या है, कितना सपोर्ट मिल रहा है, ये जो कांस्टेंट है कि तुमको नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, तुम सी सेक्शन नहीं कर सकते, बाहर नहीं निकल सकते, छोटे बच्चे को ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं कर सकते, हमने हमारे जमाने में तो ऐसा चलता था, ये कैसा हो रहा है, आ, दूसरा बच्चा साथ में ही कर लो, ये जो इतनी सारी चीजें होती है, बच्चा खुद पालना है, हमारे जो अपने बचपन, हमारा जो अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा है, हमारे जो अपने एक्सपीरियंसेस है, वो मेजर, इतने मेजर फैक्टर्स है, वो सारी चीजें जो है वो एक्चुअली पोस्टपार्टम डिप्रेशन को बहुत ज्यादा पुश करते हैं. राइट. तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यहाँ तक हमने जितनी सारी चीजों की बात करी, वो सारी चीजें पोस्टपार्टम की है. पोस्टपार्टम इज एवरीथिंग दैट हैपेंस बच्चे की पैदाइश के बाद. राइट. तो हमने प्रेगनेंसी से पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद की बात करी, बच्चे की पैदाइश के बाद की बात करी. बच्चे की पैदाइश के बाद जितनी सारी चीजें होती है, हॉर्मोन्स में जितने भी सारे चेंजेस आए, बेबी ब्लूज जो है उसको हम पोस्टपार्टम कहते हैं. लेकिन जब हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करते हैं, तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक क्लिनिकली डायग्नोज्ड मूड डिसऑर्डर है जो बच्चे के पैदाइश के बाद होता है, जो हमारी इमोशनल, कॉग्निटिव, फिजिकल और रिलेशनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है. अकॉर्डिंग टू DSM-4, दुनिया में 7 माओं में से कम एक माँ पोस्टपार्टम डिप्रेशन की पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजरती है. और ये बहुत ही ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है. राइट.
आई थिंक जब मैं बैचलर्स कर रही थी, जो 2015 की बात है, तब ये 1 in 20 मदर्स था। 1 in 20 मदर्स, और अब ये 1 in 7 मदर्स हो गया है, विच इज, जो अच्छी बात नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन हो गया है। सो पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जब हमने बात करी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हार्मोनल शिफ्ट्स जो होती है उसकी वजह से ज्यादातर सिर्फ बेबी ब्लूज एक्सपीरियंस करते हैं हम, राइट, जो बहुत ही ज्यादा कॉमन होते हैं, जो दुनिया की हर औरत एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि वो हार्मोनल शिफ्ट जो है, जो ऑफ द चार्ट्स होता है, उससे नॉर्मल हॉर्मोन्स या पूरे ड्रॉप होते हैं, उसकी वजह से बेबी ब्लूज एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन जब हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन की बात करते हैं, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बहुत अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, और बहुत रीजंस इसकी वजह से भी हो सकते हैं जो हॉर्मोन्स के अलावा होते हैं, राइट। और सबसे ज्यादा रीजंस सिचुएशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे इमोशनल सपोर्ट लिमिटेड होता है। माँ को स्लीप डिप्राइवेशन बहुत ज्यादा है, उसको जरा भी नींद नहीं मिल रही है। उसको उसके अपने जो बचपन के ट्रॉमास है, या किसी और चीज के ट्रॉमा है, जो बच्चे के पैदा होने से पहले, या बर्थ ट्रॉमा है, जो तो बच्चे की पैदाइश के वक्त का जो ट्रॉमा है, वो बहुत ज्यादा सीवियर है। डिस्पाइट हाउ कॉमन इट इज, बहुत सारी जो औरतें हैं उनमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन कभी डायग्नोज ही नहीं हो पाता है। और कभी कभी तो ये इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि अरे ये सारी माँ को होता है, हमको भी हो गया है, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। होता है, थकान हो जाती है बच्चा संभालने में, पूरी रात जगना पड़ता है, ये रोता भी तो इतना रहता है। इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हम कभी माँ को सही मदद, सही सपोर्ट दे ही नहीं पाते हैं। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ थेरेपी या सपोर्ट देने से भी अब नहीं जा पाता है, राइट। वी नीड टू गिव देम द राइट सपोर्ट, एंड दैट सपोर्ट इज ऑफन मेडिकेशन। और ये जो सफर साइलेंटली होता है, हमने बहुत सारे केसेस अभी न्यूज में, आई थिंक काफी बढ़ गए हैं केसेस, जहाँ पे काफी मदर्स ने अपने बच्चों को वायलेंटली ट्रीट करा है। मेरे अंदर की जो माँ है वो कुछ शब्द यूज करना नहीं चाहती है फिलहाल, बट पोस्टमार्टम डिप्रेशन की जो शिकार कुछ माएँ हैं, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करा है, और तब जाके पोस्टमार्टम डिप्रेशन आजकल न्यूज में भी आ रहा है। बट जो हमारे सोसाइटी में कुछ माएँ हैं, हमारे आसपास की जो माएँ हैं, हमारी अपनी माएँ हैं, हमारी भाभी है, हमारी बहनें हैं, वो बहुत चुपचाप उन्होंने सफर करा है, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी केयर के, राइट। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल दैट दे हैव गॉन थ्रू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। ये सारे सिम्टम्स है, मैंने सोचा कि आप लोगों को, फॉर मी टू पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू, फॉर यू टू हैव अ लुक। आप 1 मिनट लीजिए सब, हैव अ लुक एट इट। ये सारे सिम्टम्स है, इमोशनल, बिहेवियरल, फिजिकल एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स, जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के हैं। इन सारे सिम्टम्स को, या इनमें से कम 10 से 12 सिम्टम्स को कम से कम 2 हफ्ते परसिस्टेंटली रहना होता है टू बी कॉल्ड पोस्टमार्टम डिप्रेशन। अगर ये सिम्टम सिर्फ 2 दिन के लिए है, 3 दिन के लिए है, 4 दिन के लिए है, या सिर्फ 1 हफ्ते के लिए है, तो इसको हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन कह ही नहीं सकते। और इससे बहुत जरूरी जरूरी बात यह है कि आप या मैं है ही नहीं सही अ, इंसान कहने के लिए कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है या नहीं है। वो सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट बोल सकता है कि
ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या नहीं है, बट बेबी ब्लूज को पोस्टपार्टम डिप्रेशन नहीं कह सकते हैं। वैसे ही जैसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन को बेबी ब्लूज का नाम नहीं दे सकते। राइट। तो ये सारे सिम्टम्स है जो आप लोग 1 मिनट लीजिए एंड देखिए। इस पे जब थोड़ा डिस्कशन करेंगे तो वापस जाएंगे। ओके। पोस्टपार्टम डिप्रेशन डज नॉट हैपन जब कोई औरत, कोई माँ कमजोर होती है। वो तब होता है जब कोई नर्वस सिस्टम या कोई सिस्टम हार्मोनल शिफ्ट्स को, स्लीप डिप्राइवेशन को, इमोशनल ओवरवेलनेस को और बहुत कम सपोर्ट के साथ सरवाइव कर रही होती है, और बच्चे को अ, बच्चे का केयर कर रही होती है। राइट। तो हार्मोनल शिफ्ट चल रहा है, हम सो नहीं पा रहे हैं, इमोशनली इतने सारे हार्मोन शिफ्ट की वजह से ओवर इमोशनली बहुत सारी चीजें चल रही है। हमको इतना सारा सपोर्ट चाहिए होता है, फिर भी सपोर्ट नहीं है। तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी सारी चीजें चल रही है एक साथ हमारी सिस्टम के अंदर, और फिर भी आ, हम अकेले हैं। तो तब पोस्टपार्टम डिप्रेशन के की ससेप्टिबिलिटी बढ़ जाती है। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे घरों में एज विमेन, एज सिस्टर्स, एज सिस्टर इन लॉज, एज फ्रेंड्स, हम कैसे मदद कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, है ना। हम्म, हम में से जितनी भी सारी माएँ हैं उनको पता है कि हमें कितनी भी सारी चीजें याद रखनी होती है कि डायपर कब खत्म हो रहे हैं, वाइप्स कब खत्म हो रही है, कपड़े कौन से छोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, बर्पिंग क्लॉथ्स कितने हैं, क्या है, स्टेरिलाइज कब करना है, क्या करना है, बॉटल कौन सी लीक हो रही है, बहुत सारी चीजें, फीडिंग कब कराया था, इतना जल्दी भूख क्यों हो रही है, उल्टी क्यों हो गई, डायपर कब चेंज कराया था, इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है। और उसके ऊपर से अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, या मतलब सिर्फ हम, हमारे हस्बैंड और बच्चा है, तो और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें और भी मैनेज करनी होती है। और अगर फैमिली के साथ भी रह रहे होते हैं तो पता नहीं सबकी फैमिलीज में सपोर्ट कैसा चल रहा होता है। राइट। तो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एक छोटे बच्चे के साथ माँ मैनेज कर रही होती है। तो वी हैव टू अवॉइड ये सारी चीजें बोलना कि हर लम्हे को एंजॉय करो, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारे मोमेंट्स है, यही लम्हे है जो लम्हे हैं, बाकी सारी माँ ने तो मैनेज करा था, आई रिमेम्बर भाभी ने तो बहुत अच्छे से करा था, वो तो कितने खुश थे, बच्चा तो बहुत हेल्दी है, कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, इतना मत सोचो, ये सब तो नॉर्मल है, होता रहता है। राइट। तो सबसे पहले हमें जो चीजें समझनी है, या आई थिंक सीखनी है, क्योंकि हमें इतने सालों से ये सारी चीजें इंटरनलाइज हमने भी कर ली है अनफॉर्चुनेटली, कि हमें सिर्फ अब समझनी नहीं है, हमें ये सारी चीजें अब सीखनी है कि हमें ये चीजें अवॉइड करनी है। हमें ये सारी चीजें अपनी भाभीियों को, अपनी बहनों को, अपनी फ्रेंड्स को
नहीं बोलनी है कि हर लम्हे को एंजॉय करो, नहीं कर पाते हैं एंजॉय। बाकी सारी माएं बोलती है कि वो मैनेज कर लेती है, नहीं करती है वो मैनेज। राइट, सो लेट्स अवॉइड दीज थिंग्स। ये सारे पॉइंट्स जो भी माएँ हैं दे कैन ऐड एंड मे बी इवन रिमूव इफ यू वांट, बट ये सब बहुत पर्सनल है, तो इसलिए मैंने लिखे हुए हैं। ब्रिंग फूड, राइट, द वे यू कैन हेल्प अ पोस्टपार्टम मदर। उसके लिए खाना लेके आओ, अच्छा खाना लेके आओ, फास्ट फूड नहीं, खाना लेके आओ। उसके बॉटल को भरते रहो। पोस्टपार्टम मदर को बहुत हाइड्रेट करना होता है और बहुत पानी पीती रहती है, तो keep refilling her water bottle. That's how you can help her. जब वो नहा रही होती है या उसको नहाना होता है तो बच्चे को संभालो, उसके लिए बर्तन धो। जितने भी सारे मेहमान आ रहे होते हैं, मेहमान को पानी देना, मेहमान की, पहले तो मेहमान एक्सेप्ट ही नहीं करने होते हैं। आई नो दिस इज वेरी वियर्ड ऑफ मी सेइंग, नहीं आने चाहिए, कुछ कुछ टाइम के लिए तो मेहमान होने ही नहीं चाहिए। बट हम रह ही ऐसे सोसाइटी में रहे हैं जहाँ पे लोग आ ही जाते हैं वैसे भी, बट बी द पर्सन हु मेक श्योर कि अगर कोई आया है तो वो माँ और बच्चे के सामने आजू बाजू उनके पास इतना ना बैठे जितना बैठते हैं। बिकॉज आई रिमेम्बर जब मेरा पोस्टमार्टम का टाइम था, तो आंटीज होते थे, अंकल्स होते थे, अंकल्स तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अंकल्स नहीं बैठते थे, बट आंटीज होते थे, वो आके बैठ जाते थे एंड दे वुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर लाइफ एंड देयर डॉटर्स एंड देयर डॉटर इन लॉज। दो दो तीन तीन घंटे तक वो वहीं पे रहते थे एंड आई वुड वांट टू स्लीप एंड आई कुडंट। राइट, सो if you want to help a postpartum mother, make sure you are the one telling the guest, okay, let's go in another room and sit there and let's let them rest, right? You help, you do the laundry, you take one responsibility fully, okay, you sit down, I will make sure कि ये सारे, मैं डस्टबिन रोज खाली कर दूंगी। I remember my sister used to do this every day and I was so thankful to her कि वो रोज, she would make sure कि वो रोज डायपर वाला डस्टबिन दिन में 2 बार खाली कर देती थी। And I just didn't have to worry about, तो मेरे लिए वो बहुत ही एक बहुत ही अच्छी चीज रहती थी कि मुझे वो सोचना ही नहीं पड़ता था। और एक चीज थी तो जो अम्मी ने ले ली थी कि वो नूर को नहलाना है, उसको मसाज कराना है, जो भी है, दैट वाज अम्मीज जॉब फॉर अ होल 40 days and it was so amazing. I didn't have to think about it at all. And watching the baby while I was sleeping, right? तो उसको देखना, वो मोस्टली व्हेन शी स्लीपिंग आई वुड स्लीप, बट जब वो उठ जाती थी तो आई रिमेम्बर माई हस्बैंड वुड टेक हर एंड प्ले विद हर एंड दे वुड डू वट एवर दे वॉन्टेड टू, बट दे वुड नॉट वेक मी अप व्हेन शी इज अवेक। जब वो डायपर खराब करती थी तो दे वुड चेंज हर। सो what I'm trying to say is the way you can help, बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं for a postpartum mother is literally to do some of the things जो उसको लगता है, उनको लगता है कि सिर्फ उन्हीं का काम है, उन्हीं को ही करना चाहिए और वो नहीं कर पा रही है बिकॉज फिजिकली शी इज अनएबल टू डू इट। राइट, और बहुत सारी चीजें हैं जो, जैसे नहाना है, वॉशरूम जाना है, या अ, जो भी सारी चीजें करनी है विच इज वेरी बेसिक फॉर हर टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ, शी कैन नॉट डू इट आराम से बिकॉज द बेबी इज विथ somebody else, but if you make sure that you are safe person for the baby, वो आराम से अपने काम कर सकती है। So support, if you can support the best way, it is very healing if you can be the safe person for the baby. The mother heals the best way. I don't know if that makes sense. Yeah, this is also something जो मैंने अभी, okay, so this is
room open for discussion. What has motherhood felt like for you? शेयर करना चाहो तो हाँ, ओके। जी, मुझे जो है ना वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन हुआ था और बहुत खराब हुआ था। मुझे मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था। मतलब अपना बच्चा भी मुझे अच्छा नहीं लगता था। और कोई बात कहता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, कोई पॉजिटिव भी कहता था तो वो मुझे निगेटिव लगती थी, और मेरे दिमाग में वो चीजें घूमती रहती थी। और मतलब रोना आता था कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था बट कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने जो है ना बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देखी, और मुझे लगा कि हाँ मुझे डिप्रेशन है। इस तरीके से सिम्टम्स मैच कर रहे थे, तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करा, उनसे बात करी। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपको डिप्रेशन है, और आप इसकी मेडिसिन लीजिए। तो सारी उन्होंने मेरी हिस्ट्री वगैरह सब जानी, तो मैंने सब उनको बताया। तो फिर जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू करी, तब मुझे सही लगने लगा, तो मुझे लगा कि हाँ मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। मतलब ऐसी मेरी लाइफ हो गई थी कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। ना बच्चा अच्छा लग रहा है, ना बच्चे की खुशी अच्छी लग रही। बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसकी कोई चीज मैं इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी मतलब क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, मतलब मेरी जिंदगी में बच्चा आया तो खुशी होना चाहिए मुझे, वो खुशी नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगता था ये बहुत बड़ा बर्डन मेरे ऊपर आ गया है, और मैं उस चीज़ को एंजॉय ही नहीं करती थी। फिर जब मुझे अपने डिप्रेशन के बारे में पता चला, और जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू करी, तब मुझे फिर बहुत अच्छा फील होने लगा। धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होने लगी। मुझे पूरा 2 साल लगे अपने आप को रिकवर करने में, अपने आप को ठीक करने में। धीरे धीरे करके मैं फिर सारी चीज़ों से निकल के आई। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाकई में होता है, जब मुझे खुद हुआ तो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम सो ग्लैड अभी। हाँ, थैंक यू अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने में। आई एम सो ग्लैड कि आपने यूट्यूब की मदद ली, आप डॉक्टर के पास गई, आपने सही वक्त पे दवाई का सहारा लिया, और बहुत अच्छा लगा जान के कि आप ठीक है अभी। 2 साल से, 2.5 साल से मैंने प्रेगनेंसी पोस्टमार्टम वाले केसेस लेना बंद कर दिया है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। लेकिन इससे पहले मैंने बिल्कुल केसेस लिए हैं जहाँ पे मैंने पोस्टमार्टम केसेस के साथ डील करा है। और आई थिंक ज्यादा नहीं, बट सिर्फ 3 केसेस के साथ डील किया है। बट हाँ, पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाले केसेस हुए हैं। हाँ, है। 3। तो मैम, यस। तो क्या उन लोग, मतलब आपको ऐसा लगता है कि सुसाइडल थॉट्स वाली चीजें भी है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल। आई थिंक सुसाइडल टेंडेंसीज, आइडिएशन बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन हो जाते हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन में। और कभी कभी बेबी ब्लूज के अंदर भी सुसाइडल आइडिएशन अनफॉर्चुनेटली होता है। इंटेंसिटी एक है जो रहती है बेबी ब्लूज और पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर, जहां हमें मेजर करनी होती है या जहां हमें मॉनिटर करनी होती है। एक बहुत ही थिन लाइन होती है, बट यस, सुसाइडल आइडिएशन पोस्टमार्टम डिप्रेशन के अंदर भी होता है। और आपको क्या लगता है कि मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मतलब सोशियो कल्चरल अगर फैक्टर्स देखे जाए तो उसमें सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर्स क्या है? जैसे कि बेबी का जेंडर, ये सारी चीजें अफेक्ट करती है क्या? um I think societal expectation of how a mother should be। तो अ, दो चीजें हैं यहाँ पे कि हम कहाँ से हैं, राइट। अगर हम टियर 1 सिटी में हैं तो जेंडर इतना मेंटली पोस्टमार्टम डिप्रेशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, हम्म। लकीली।
बट अगर हम टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में जा रहे हैं या किसी रूरल पार्ट में के पेशेंट को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जेंडर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहता है। और सबसे ज्यादा जो टीयर 1 में होता है वो societal expectation of how the woman should be as a mother for the child होता है, हो रहा है। That's what I have observed in my cases थैंक at यू मैम। least. थैंक यू Most मैम। welcome. हमारे स्टार्ट में कुछ लोगों का, 2 लोगों का एक्चुअली रिस्पॉन्स, they're not a mother, but this was a very क्या कहते हैं, lucid and a good explanation, तो काफी उनको समझ में आया। I think even if we are not mothers, we do have women who are undergoing motherhood around us, और हमीदा ने बहुत भी एक्सप्लेन किया कि कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट, सो मदरहुड इज नॉट जस्ट फॉर द वुमन हु इज अ मदर, लेकिन वो बच्चा जो है एग्जिस्टेंस में है, तो बाकियों के भी जो भी ताल्लुकात हैं उस औरत से और उस बच्चे से, उनकी भी हम बहुत आम तौर पे ये बात सुनते हैं कि टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, Yeah, एंड द विलेज yeah, has somehow disappeared, like exactly, exactly. इट wasn't, we don't know, मतलब हर किसी की कहानी बहुत अलग होती है, सपोर्ट उतना है या नहीं है। तो बच्चा तो अकेले पालना एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए। मुझे, लाइक आई से दिस, इट्स क्रिमिनल टू एक्सपेक्ट जस्ट वन पर्सन टू रेज अ होल चाइल्ड, और इट्स टू मच, बिकॉज औरत ने तो अपना काम कर दिया। शी बोर्ड, लाइक शी हैड द चाइल्ड, उसने 9 महीना उसको अपने बॉडी में रखा, फिर उसके बाद इतनी तकलीफ से उसको बॉडी निकाला, और अब वो, इफ शी इज ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो Hmm. बिल्कुल अपने खून से सींच रही है उस बच्चे को। आई थिंक पीपल शुड नॉट एक्सपेक्ट मोर देन दैट फ्रॉम अ वुमन Absolutely. हु इज द मदर। उसके अलावा सारी चीजें बाकी लोगों को करनी चाहिए। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ when you were telling that, your sister, तुम्हारी बहन ने डायपर वाला वो नहीं किया, और ये, एंड आई एम लाइक, इसकी गिनती की जाती है? बिकॉज इन माई एक्सपेक्टेशन, वट एवर मदर्स आर सीन अराउंड, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं करेगा, एक्सेप्ट स्पेशली इन द फर्स्ट 40 डेज, वो बच्चे को दूध पिलाने के अलावा कोई और काम करे, इस चीज की उम्मीद नहीं। मतलब जिस फैमिली से मैं आती हूँ वहां पर ये कैसा रहा है, so it sort of, but when you say it, it sounds like, yeah, a lot of mothers have to do that, खुद बहुत सारी औरतों को ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं right after delivery। तो it actually Yeah, makes me very sad to think that a lot of people have very less support postpartum। absolutely. मतलब if I were to be very honest, तो मेरा मेरे अपने घर में और मेरे ससुराल में ये सारी चीजें भी बहुत अलग अलग है। लाइक आई हैव सो मच ऑफ सपोर्ट इन माय ससुराल के आई डोंट हैव टू वरी अबाउट नूर को खाना खिलाना है या उसको नहलाना है या उसको कपड़े चेंज कराने हैं या उसको डायपर चेंज। इट इज नॉट माय जॉब एट ऑल प्राइमरीली। लाइक इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि ये हमीदा का काम है। लाइक सो इट समटाइम्स इट इज अ शॉक मेरे लिए। कभी कभी वो शॉक होता है कि हैं यू विल डू इट, एंड माय सिस्टर इन लॉ इज लाइक हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं कर लूंगी, लाओ कहाँ है रखो बताओ। So sometimes it is a shock for me कि oh somebody else can also do it, right? Hmm. And the family from where I come, it is expected for the mother to do everything for the child because she is the mother. और उसके कदमों में जन्नत है क्योंकि उसको सब करना है। I Hmm. don't know if I'm making sense here. Yeah, yeah, or So the kind of support that we are looking for, वो support सिर्फ superficial नहीं होना चाहिए कि लाओ आप जो बोलो मैं कर देती हूँ, या डस्टबिन खाली करना है, या जो भी है, जो भी चीजें हैं वो सुपरफिशियल नहीं। वो एक जिम्मेदारी होती है कि नहीं मैं ये मेरा काम है तो मैं ही करूंगी, या मैं ये मेरा काम है, मतलब दिस इज माई नीड्स तो मैं कर लेती हूँ। सो
I don't know if I'm making sense, but when you say कि it takes a village, that village has to be the people जिनको लगता है कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है, ये भी हमारा बच्चा है, Yes, yes, yes. That sense राइट? of तो जब उनको, duty for everyone. Yes. या जब उनको पता है कि ये हमारा बच्चा है, तो वो अंदर से इंटरनली दे वांट टू डू इट फॉर देयर चाइल्ड. They don't have to be told कि आपको ये करना है, and it's not for only the mother, it's also for the child. Hmm. So yeah. मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हम्म. हाँ, पूछो दिया। जैसे कि मैं मेरे फर्स्ट बेबी में मुझे पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ, तो अगर सेकंड बेबी जैसी मैं सोचती हूँ करने का, तो मुझे डर लगता है कि सेकंड बेबी में भी मतलब कहीं पोस्टपार्टम डिप्रेशन ना हो जाए। तो क्या अगर फर्स्ट में हुआ है तो सेकंड में चांसेस रहती हैं? डिपेंड्स, मतलब क्या आपको अंदाजा है कि फर्स्ट में जब आप, कितने साल पहले आपकी प्रेगनेंसी थी, अ, ऐसा क्या क्या रीजंस थे कि आपको महसूस हो रहा था कि आप, सपोर्ट नहीं था, कोई आपके इर्द गिर्द नहीं था, बच्चे के साथ का आपका जो कनेक्शन है वो क्या था, मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहते हैं, तो जो आपके फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो आपके रीजंस थे, वो रीजंस अभी भी वही है आपकी जिंदगी में मौजूद है, नहीं है, वो सारी रीजंस का होना ना होना बहुत ज्यादा मैटर करता है. ओके। तो जैसे मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा था कि मैं थोड़ा स्ट्रेस में ज्यादा रहती थी, हम्म. और प्रेगनेंसी भी मतलब कोई ऐसी प्लान नहीं किया था, और वो हो गया था। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में ज़्यादा लेती थी, मैं प्रिपेयर बिल्कुल नहीं थी बच्चे के लिए, और पता भी नहीं था कैसे क्या करना है। तो मतलब अब मैं मतलब हाँ, जब सेकंड का सोचूंगी तो पूरा प्रिपेयर होकर ही करूंगी। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्ट्रेस की वजह से ये हो गया, मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती थी। तो मतलब क्या स्ट्रेस कम ले? अगर हमारी टेंडेंसी स्ट्रेस लेने की ज्यादा है, तो हम स्ट्रेस पे बिल्कुल काम कर सकते हैं, और मेंटली अगर हमारा प्रिपरेशन है बच्चे के लिए, तो प्रेगनेंसी का प्लानिंग है, बच्चे का प्लानिंग है, डिलीवरी का प्लानिंग है, पोस्टपार्टम का जब जो प्लानिंग है, तो हमारी इतनी अवेयरनेस तो रहेगी कि जो हार्मोनल शिफ्ट्स होंगे, जो बेबी ब्लूज होंगे, वो हमें समझ में आएंगे. लेकिन तब जब जो प्रिपरेशन नहीं थी हमारी, राइट, वो जिन रीजंस की वजह से हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, कि हमें कोई सपोर्ट नहीं था फाइनेंशियली, कुछ नहीं था, या हमारे हस्बैंड आजू बाजू नहीं थे, वट एवर द रीजन वॉज, अगर इस दफा वो रीजंस नहीं है, तो शायद हमारा स्ट्रेस कम रहेगा. लेकिन द बेस्ट वे इज के इस बार जब हम प्लान करें, और इस बार अगर हम अपने स्ट्रेस को मॉनिटर करें, हमारी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें, या हम, आई डोंट वांट टू से थेरेपी, बट अगर हम थेरेपी शुरू करके प्लान कर सकते हैं, तो श- बहुत सारे चांसेस है कि जरूरी नहीं है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो. और ठीक है। अगर बहुत ही साफ शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो जरूरी नहीं है कि पहली बार अगर पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो, तो हर प्रेगनेंसी में पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो. हम्म। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं होता है. हर प्रेगनेंसी के अपने अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं. ओके, थैंक यू। मेरा ये एक सवाल था कि क्या social factors like not just social factors or personal health की doing prenatal yoga वगैरह will it does it have a tangible impact on whether you will have postpartum depression or not? Prenatal yoga is very helpful in terms of nervous system regulation. तो प्रीनेटल योगा जो है, या वर्कआउट जो है,
बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान जब हम जिम करते हैं या वर्कआउट करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी जो रखते हैं, वो चीजें जो है वो हमारी नर्वस सिस्टम को रेगुलेटेड काफी रखती है। तो जो एवरीडे जो स्ट्रेसर्स हमें प्रेगनेंसी के दौरान जो रहते हैं या हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो रहते हैं, उनके साथ कोप अप करना हमारा काफी इजी तो नहीं कह सकती मैं, बट मैनेजेबल हो जाता है। तो उस जब सडन ड्रॉप पोस्टमार्टम ड्रॉप होता है हमारा, वो ड्रॉप हैंडल करना हमारे शरीर के लिए बहुत अगेन मैनेजेबल होता है। सो प्री नेटल योगा या किसी भी मूवमेंट फिजिकल एक्सरसाइज हमारी नर्वस सिस्टम को रेगुलेट बहुत अच्छे से रखता है। चैट बॉक्स में भी एक कमेंट है। एक्चुअली जो जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड हमीदा, मैनेज करने की बात है। मतलब जैसे डिप्रेशन अगर हम लोग न्यूरोकेमिकल लेवल पर देखें तो वो कुछ लोगों का जो बहुत सडन ड्रॉप है उसको बॉडी उतने क्या कहेंगे अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा, अच्छे तरीके से एज इन लाइक उसका जो एडजस्टमेंट है उसमें गैप आ जाता है। जो ड्रॉप है उसकी वजह से इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं। तो हम्म। एक तो यह है कि अगर सपोर्ट सिस्टम है या खुद फिजिकली या और भी जो चीजें हमने की हैं तो वो मैनेज करना यानी कि एक कुवत अपने अंदर पैदा करना कि उस ड्रॉप को झेल पाए। एक बेसिकली इन अ वे इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स दैट यू सेइंग। एंड आई आई वुडंट से झेल पाए। आई वुड से कि हमारी बॉडी को सो मेंटली एंड फिजिकली हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है कि वो उस तरीके से उस ड्रॉप को एक्सपैंड कर सके, कि वो उस ड्रॉप को कंटेन कर सके। राइट, फर्स्ट थिंग। और इमोशनली वो अवेयर हो सके, और इमोशनली भी वो उस ड्रॉप को कंटेन कर सके कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, और ये जो भी हो रहा है वो होने ही वाला था। तो वट एवर आई एम एक्सपीरियंसिंग इज इन माई कंट्रोल। और वो एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 6 हफ्तों में, 7 हफ्तों में, 6 महीने में, 6 महीने तो बहुत हो जाएंगे, वो तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बट नहीं, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। तो वो जो कंटेनमेंट होता है वो उसके लिए हमें प्रिपेयर करता है, तो वो प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है। कोई लिख रहे हैं कि वो बेबी प्लान कर रहे हैं पर इतना सब सुनने के बाद उनको बहुत डर लग रहा है मदरहुड एक्सपीरियंस के ताल्लुक से, क्योंकि मायके और ससुराल दोनों में ही कोई बहुत सपोर्ट उनसे है नहीं उनके लिए। ऑनेस्टली फैमिली नहीं होती है, कोई आजू बाजू इर्द गिर्द नहीं होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और तब सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत फिर हमें शौहर से अ, हो जाती है। राइट, क्योंकि फिर वही सब कुछ उन्हीं से उम्मीद रहती है। तो मैं कहूंगी कि अगर आपके शौहर से, आपके हस्बैंड से, आपके पार्टनर से आपको वो सपोर्ट कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, उम्मीद रख सकते हो, तो इंशाल्लाह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सपोर्ट इज ऑलवेज वेरी important, बट ऑल आई वांट टू से इज के बिना सपोर्ट के जरूरी नहीं है कि मेंटली आप फ्लोट नहीं कर पाओगे या सरवाइव नहीं कर पाओगे मदरहुड। राइट, सरवाइव करना या थ्राइव करना भी मुश्किल नहीं होता है बिना सपोर्ट के। इट्स जस्ट दैट सपोर्ट के साथ चीजें बहुत डूएबल हो जाती है। और अगर सपोर्ट वो आपके हस्बैंड से भी मिल रहा है, और आपके पास अगर कोई हाउस हेल्प है या कोई ऐसा भी है, तो बहुत अच्छा है। बट इफ यू हैव समबडी जो कांस्टेंट सपोर्ट दे रहा है, तो वो भी वेल एंड गुड है। बट सपोर्ट ना होना इज नॉट, वो एक चीज नहीं है जो आपको मेंटली एक ऐसी
जगह पे ले जाएगी जहाँ पे आप पोस्टमार्टम डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे या आपकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी वहां पे। तो इंशाल्लाह आप प्लान कर रहे हो तो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम इंशाल्लाह। सपोर्ट अगर एग्जिस्ट, मतलब जिन फॉर्म्स में हम उम्मीद कर रहे हैं नहीं एग्जिस्ट करती है, वी कैन क्रिएट सपोर्ट। अगर अफोर्डेबिलिटी है तो वी कैन हायर हेल्प, एंड एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। है तो इट्स इजी टू आल्सो हायर हेल्प, लाइक फॉर पीपल हु आर अब्रॉड। अभी सानिया है और अभी है, इन लोगों के लिए तो ये नहीं काम करेगा, बट इंडिया में वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल हैव द अफोर्डेबिलिटी फॉर हेल्प, तो चीप लेबर। उसके बाद या कंटिन्यू रहता है। आ, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कि ये जो सिम्टम्स है उन सिम्टम्स को हमने कितना एड्रेस किया है। अगर इन सारे सिम्टम्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बहुत उदास महसूस कर रही हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत रोना आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत चिढ़ हो रही है, फिर भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, फिर भी मैं रोज खाना बना रही हूँ, रोज गुस्सा कर रही हूँ, रोज उसको स्कूल भेज रही हूँ, रोज उसको मार रही हूँ, फिर भी मैं जिंदगी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो ये सिम्टम्स बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे। और कुछ हद तक ये जो है वो मेरा बिहेवियर, ये सिम्टम्स मेरा बिहेवियर बन जाएगा, फिर धीरे धीरे मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बन जाएगा। राइट। तो बहुत जरूरी है कि सही वक्त पे हम समझ जाए या हम एड्रेस कर ले कि ये जो चीजें मुझे महसूस हो रही है वो पोस्टमार्टम के दौरान से ही हो रही है, बच्चे के बाद से ही हो रही है, और ये बेबी ब्लूज नहीं है और पोस्टमार्टम डिप्रेशन जैसा लग रहा है और मुझे डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये तभी से ये सिम्टम्स और हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स है, बायोलॉजिकली जितने भी हॉर्मोन्स है जो हमारे फ्लक्चुएट ही हो गए हैं और बैलेंस नहीं हो पाए हैं, वो अपना काम वहीं पे शुरू हो जाए एक्सटर्नली। क्योंकि फिर जब वो पर्सनालिटी का हिस्सा हो जाता है तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है वो हमारे बच्चों तक कंटिन्यू होता है, और फिर हमारे बच्चों के लिए भी काफी मुश्किल हो जाता है, उनके बचपन के लिए, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए। तो कंटिन्यू रह सकता है अगर हम कोशिश नहीं करते हैं उसके ऊपर काम करने की या उसके लिए अवेयर होने की।